हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ड्रग इंट्रैक्शन। अभी तक हमने इन लेक्चर्स की सीरीज में क्या क्या कवर कर लिया है। फर्स्ट, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, कौन कौन सी ऐसी क्लिनिकल सिचुएशन होती है जहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोलॉजिकल बेसिस में हम ड्रग इंट्रैक्शन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन हम कवर कर चुके हैं और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। कैसे कोई दो ड्रग फार्माकोकाइनेटिक लेवल में, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है आपका, What body does to the drug, आपकी बॉडी ड्रग के साथ कैसे डील कर रही है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो बॉडी के थ्रू परफॉर्म की जाती है ताकि ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो, है ना। तो क्या क्या आता है आपका, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हर किसी लेवल पे ड्रग का इंट्रैक्शन हो सकता है कि जो दो ड्रग है ऐसे लेवल पे जाके इंटरेक्ट करें जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़े या फिर कम हो। ये भी हो सकता है कि वही दो ड्रग ऐसी किसी जगह पे आपका इंटरेक्ट करें जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट आता हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे इंटरेक्ट करें। वैसे ही आप मेटाबॉलिज्म के लिए भी बोल सकते हैं और एक्सक्रीशन के लिए भी बोल सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं वो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन है और हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्रग हर लेवल पे इंटरेक्ट करती है किसी दूसरी ड्रग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं विद द फार्माको काइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ड्रग इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि इंट्रैक्शन बिटवीन टू ड्रग्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक जो ड्रग इंट्रैक्शन है, अगेन अगर फार्माकोकाइनेटिक की हम बात कर रहे हैं तो इंट्रैक्शन कहाँ पे हो सकता है इंट्रैक्शन हो रहा हो एट द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है आपका, इंट्रैक्शन एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे सबको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड है आपका इंट्रैक्शन एट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म और लास्ट आएगा हमारा इंट्रैक्शन एट द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस पढ़ी हुई है हमने कैसे होती है बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल से, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमें पता है अगर हम कोई भी ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपने ओरल कैविटी से कोई भी ड्रग को लिया हुआ है, कोई भी मेडिसिन ली है, तो वो क्यों ली है, क्योंकि आप जानते हो कि ड्रग जब हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाएगी, स्टमक में जाएगी या आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, तो वहां से एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंचना है, उसे ब्लड में पहुंचना है। ये अल्टीमेट टारगेट होता है ना। लेकिन अगर क्या हो आपका वो ड्रग एब्जॉर्ब ही ना हो पाए तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एब्जॉर्प्शन कम होता है या फिर बढ़ जाता है। देखते हैं इंट्रैक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कोई एक ड्रग दूसरी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी सिचुएशन है बाय फॉर्मिंग केमिकल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सबसे पहला जो आपका इंट्रैक्शन का तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्सेस आपके फॉर्म हो जाएं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ना हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल इसमें ले रहे हैं हम एंटासिड विद टेट्रासाइक्लिन को मैंने लिख दिया टीसी। ठीक है, एंटीबायोटिक है, सबको पता है। अब एंटासिड टेट्रासाइक्लिन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे एंटासिड है, ज्यादातर जो एंटासिड होते हैं, अगर एंटासिड में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे मेगाइड्रेट है, मेगाइड्रेट में क्या है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का ही सॉल्ट है ना। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेनिंग जितने भी एंटासिड होंगे उन्हें कभी भी टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं लेते हैं। रीजन,
ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या करता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इसे जहां भी मिलेगा, आयंस जहां पे मिलेंगे उनके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और एक बार अगर टेट्रासाइक्लिन ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया तो उसका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। और इसमें आपने ज्यादा एक और इसमें एग्जांपल आपने देखा होगा, एंटासिड की जगह आप मिल्क भी ले सकते हो। मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अगेन टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, उस कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और फिर जाके जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। तो आप अगर टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं और उसके साथ एंटासिड या मिल्क ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का इंटरेक्शन था जो किस लेवल पे हुआ, एब्जॉर्प्शन के लेवल पे हुआ। ठीक है, नाउ सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड कैसा, कौन सा इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ GI मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल pH। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का pH ऑल्टर करते हैं, आपको पता है स्टमक का pH क्या है, एसिडिक है, इंटेस्टाइन का pH क्या है, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, pH क्या है, बेसिक है ना। अगर कोई ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हो जिसकी वजह से स्टमक का pH या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का pH चेंज हो जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हमें पहले से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी एसिडिक ड्रग है वो हमेशा कहां से, आपका फेवरेबल एनवायरनमेंट उसके लिए क्या होता है, एसिडिक pH। जब उसे एसिडिक pH मिलता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और सेम आप बेसिक के साथ भी कर सकते हो कि बेसिक ड्रग रहेगी तो उसे बेसिक pH चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आप ये मानिए कि आपने क्या किया, कोई भी आपकी ऐसी ड्रग थी जो एसिडिक थी उसके साथ आपने एंटासिड दे दिया तो उससे क्या होगा, एंटासिड क्या करेगा, स्टमक के pH को एसिड से किस में कन्वर्ट कर देगा, बेस में। ठीक है, अब आपने जो दूसरी एसिडिक ड्रग ली है क्या वो एब्जॉर्ब हो पाएगी, नहीं होगी। क्यों, एसिडिक ड्रग के लिए कैसा pH चाहिए, एसिडिक pH चाहिए, और एंटासिड ने क्या किया, इस pH को किस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक pH में कन्वर्ट कर दिया। अब एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन हिंडर होगा या नहीं होगा, होगा ना। और सेम बेसिक ड्रग के साथ भी आप यही एग्जांपल दे सकते हैं कि बेसिक ड्रग है तो बेसिक pH से ही आपका उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। और अगर किसी भी तरीके से आप pH को बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, कैसा है ये नेचर में, एसिडिक है नेचर में, तो अगर बेसिक के साथ आप ये देने की कोशिश करोगे तो बेसिक का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हिंडर हो जाएगा। तो ये चीज समझ के चलिए कि अगर जीआई ट्रैक्ट का pH चेंज होता है तो उससे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी चेंज होता है, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन से एग्जाम्पल हैं। थर्ड, और क्या हो सकता है, सेम ऑल्टरेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी। अब ये क्या है, देखो आपको पता है ना, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और उन मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, अगर आपने कोई फूड कंज्यूम किया है, जब आपके माउथ में पूरा सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद जो बोलस बनता है वो धीरे धीरे क्या करता है, आपका पूरा ओसोफेगस से, पहले फेरिंक्स से जाएगा ऑब्वियसली, ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है ना, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन है आपका, जो क्या कर रहे हैं, फूड के मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हुआ क्या, आपने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करती हो, कम करती हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप खुद सोचिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था, फूड का मूवमेंट हो रहा था, आपका फूड पूरे आपका जो आपका फूड पाइप है उससे होता हुआ स्टमक में जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। तो एट द सेम टाइम यही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपने मेडिसिन कंज्यूम की है वो भी इसकी वजह से मूव करेगी। अब क्या हुआ, किसी भी ड्रग की वजह से अगर जीआई मोटिलिटी, जो ये पेरिस्टाल्टिक
स्टमक में गई, तो अगर स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो वो मेडिसिन का जो रेसिडेंस टाइम है स्टमक में वो बढ़ जाएगा, है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए स्टमक में रहेगी। और अगर ठीक है, अगर उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होता है तब तो ये क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई ड्रग एसिडिक है, हमें पता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होना है, स्टमक से होना है, तो हमने क्या किया, जीआई मोटिलिटी को कम करा के हमने स्टमक का रेसिडेंस टाइम बढ़ा दिया, तो ड्रग ज्यादा टाइम के लिए स्टमक में रहेगी और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब वहीं दूसरी ओर अगर आप आ जाइए, अगर कोई ड्रग ऐसी है जो आपकी मोटिलिटी को बढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, फटाफट से आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होंगे, उस फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप एसिडिक ड्रग लोगे तो वो स्टमक से बहुत जल्दी कहाँ चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, तो टाइम जो मिलेगा वो क्या होगा, एसिडिक ड्रग के लिए कम होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए उसे इतना टाइम मिला ही नहीं। जैसे ही स्टमक में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेडिसिन स्टमक से कहाँ चली गई, इंटेस्टाइन में चली गई। तो दोनों ही तरीके से क्या हुआ, एक चीज ऐसी थी जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ा और दूसरी ऐसी चीज है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हुआ। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपके ओपियोइड्स होते हैं, ठीक है, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, मॉर्फिन, है ना, जो ओपियोइड्स होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, ये हमारी जीआई की मोटिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ जो एक एडवर्स इफेक्ट कॉमन है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। क्यों, क्योंकि ये मोटिलिटी को कम करते हैं, तो ओपियोइड की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, तो एसिडिक ड्रग के लिए तो ये फेवरेबल रहेगा ना, लेकिन बेसिक के लिए अनफेवरेबल रहेगा, है ना। वैसे ही सेम इसमें आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो, मेटोक्लोप्रोमाइड, ये प्रोकाइनेटिक कैटेगरी की ड्रग है, आपने पढ़ी हुई होगी। ये क्या करती है, जीआई की मोटिलिटी को बढ़ाती है, तो इसके साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होंगे, एसिडिक ड्रग ली तो फटाफट से स्टमक से कहां चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एसिडिक ड्रग अगर है तो उसे स्टमक में ज्यादा टाइम मिले रहने के लिए। तो आप देखो तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि आपकी ड्रग क्या करती हैं, अगर जीआई मोटिलिटी को चेंज करती हैं तो उसकी वजह से दूसरे ड्रग का इफेक्ट पे फर्क पड़ सकता है। तो कभी भी अगर आप एसिडिक ड्रग ले रहे हैं तो उसके साथ आपने सपोज मेटोक्लोप्रोमाइड ले लिया अननेसेसरली बिना जाने, तो क्या होने वाला है, मोटिलिटी बढ़ जाएगी। मोटिलिटी बढ़ने की वजह से जो एसिडिक ड्रग है उसे टाइम ही नहीं मिलेगा स्टमक में रहने का, सीधे इंटेस्टाइन, और उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इंटरेक्शन किस वजह से हुआ, ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर पे जो हमारा इंटरेक्शन है वो हम यहीं पे कर रहे हैं, मैं इसी को 4th नंबर दे रही हूँ, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ जीआई फ्लोरा, ठीक है। अब जीआई फ्लोरा सबको पता है, हमारे गट में हमारा एक माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं जो हमारी गट की हेल्थ के लिए, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये माइक्रोफ्लोरा क्या करते हैं, हमारा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे अगर मैं एक कॉमन फंक्शन इनका देखूं तो विटामिन के जो बनता है, जो कि कोगुलेंट है, वो कहाँ से बनता है, ये फ्लोरा ही बनाते हैं, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, सपोज आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोरा का काम क्या है, आपका विटामिन के को बनाना, ठीक हो गया। अब आपने सेम अब क्या किया, अगर कोई इंडिविजुअल कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्यों ली, क्या की, ताकि जो बाहर से कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया है उसे आप बॉडी से इरेडिकेट कर सके, हटा सके। लेकिन हुआ क्या, जब आपने एंटीबायोटिक ली तो वो बैक्टीरिया तो किल हुआ ही, लेकिन साथ में आपकी इंटेस्टाइन में जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लोरा प्रेजेंट था वो भी क्या हो गया, आपका इनहिबिट हो गया, बोल सकते हो आप, इरेडिकेट हो गया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, देखो एंटीबायोटिक अच्छे काम के लिए ली थी लेकिन खुद का जो फ्लोरा था वो भी इनहिबिट हो गया, किल हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो विटामिन के है, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा का काम क्या था, विटामिन के को बनाना, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप जानते हैं विटामिन के का काम क्या है, कोगुलेशन का, तो वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये आपको क्या करना है, इंटरेक्शन दिमाग में रखना है। तो हम लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, इंटरेक्शन ऑफ
एंटीबायोटिक विद विटामिन के। और ये विटामिन के किसने बनाया था? फ्लोरा ने ही बनाया था। और अब ये फ्लोरा तो इनहिबिट हो चुका है एंटीबायोटिक की वजह से, तो विटामिन के भी नहीं बनेगा। अब खुद सोचिए, विटामिन के नहीं बनेगा, कितना एसेंशियल है विटामिन के हमारे लिए। ठीक है, तो ये था इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि किस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन के लेवल में इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मेडिसिन ली, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गई। अब ब्लड से उसे कहाँ पहुंचना है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में दो फैक्टर होते हैं जो ड्रग की कंसंट्रेशन को कम करने का काम करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा। सपोज जब हमारी मेडिसिन ब्लड में गई, चलिए ओरली आपने ली थी 100 mg, ब्लड में कितनी गई आपकी? 75 mg। अब होता क्या है, जब ब्लड में मेडिसिन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो ब्लड में प्रेजेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, उनसे बाइंड हो जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि टिश्यू लेवल पे जाके बाइंड होके बैठ जाती है। और फिर क्या होता है, जो फ्री मेडिसिन है वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन ये बाइंडेड फॉर्म में जो मेडिसिन है ये धीरे धीरे रिलीज होगी, और उसी की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो लंबे दौरान के लिए आएगा। ये सबको पता है ना, बहुत सिंपल है, पढ़ा है आपने डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दो तरीके से इसमें इंटरेक्शन हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा? पहला जो इंटरेक्शन होगा वो कहां पे होगा आपका? एट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है आपका, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रही है। और दूसरा कहां आएगा आपका? जहां पे ड्रग टिश्यू से बाइंड हो रही है, क्योंकि दो ही जगह है ना ड्रग के बाइंड होने की, बाकी तो वो अपना इफेक्ट दिखाती है फ्री फ्रॉम में, दो जगह बाइंड होती है। तो पहला हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट में कैसे इंटरेक्शन होता है, और उसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अगर आपने एग्जांपल पढ़ा है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड क्या करता है? जब भी सल्फोनामाइड की वजह से कर्निक्टरस होता है, पढ़ा है ना, होता क्या है उसमें, जब भी इंडिविजुअल सल्फोनामाइड लेता है तो सल्फोनामाइड क्या करता है? बिलिरुबिन के साथ इंटरेक्ट करता है। मान लो कोई भी ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जिससे बिलिरुबिन बाइंड होके बैठा है। ठीक है, चलो करके देखते हैं, है ना। ये है हमारी क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, मैं लिख रही हूं इसे डबल पी। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो इसमें हमारा बिलिरुबिन जो कि हमारा बाइल पिगमेंट है वो बैठा हुआ है, बाइंडेड फॉर्म में रहता है, ये है बिलिरुबिन। ठीक, अब हुआ क्या, इस इंसान ने, क्योंकि हर किसी की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बिलिरुबिन बाइंडेड रहेगा, बिकॉज बिलिरुबिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड फॉर्म में रहता है। अब देखो क्या हुआ, इसी एक इंडिविजुअल ने अगर सल्फोनामाइड ले ली, ठीक है, तो सल्फोनामाइड है ये। अब ये सल्फोनामाइड क्या करती है, ये क्या करती है, अपना तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी और बिलिरुबिन को यहां से क्या करेगी, यहां से बिलिरुबिन को हटा देगी। समझ रहे हो, इसको क्या बोलोगे? प्लाज्मा प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, जो ड्रग पहले से, जो बिलिरुबिन पहले से प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड थी, लेकिन जैसे ही सल्फोनामाइड ली जो कि एंटीबायोटिक है, इसने क्या किया, बिलिरुबिन को प्लाज्मा प्रोटीन से हटा दिया और खुद जाके कहां बाइंड हो गई? प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बिलिरुबिन का जो आपका लेवल है प्लाज्मा में, इस तरीके से बिलिरुबिन कहां आ गई आपकी? बाहर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कौन बाइंड हुआ, इसे यहां से हटा देते, यहाँ पे कौन बाइंड हो गया आपका? सल्फोनामाइड बाइंड हो गया। अब देखो जो ये बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन क्या करता है आपका, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, सीएनएस में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चों में कर्निक्टरस होता है। ठीक है, कर्निक्टरस से कंडीशन है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो ना, यहाँ पे इन दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया या नहीं किया ना। बिलिरुबिन पहले आराम से बैठा था, लेकिन सल्फोनामाइड आया, उसने इसे
हटा दिया, बिलिरुबिन का लेवल प्लाज्मा में ब्लड में बढ़ गया और बिलिरुबिन गया। बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा यूनिट्स में, तो क्या हुआ, क्योंकि उनका ब्लड ब्रेन बैरियर इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में डिपॉजिट हो गया बिलिरुबिन, उसकी वजह से बच्चों में क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये एग्जांपल है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट में इंटरेक्शन का। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, इंटरेक्शन ऑफ एस्पिरिन विद मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, एंटी एक्स में लिख देती हूँ इसे। तो जो इंटरेक्शन एस्पिरिन का मीथोट्रेक्सेट से कैसे इंटरेक्शन होता है, ये भी सेम यही इंटरेक्शन है, जैसे बिलिरुबिन बैठा हुआ था वैसे ही क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट भी कहाँ होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड रहता है। जैसे ही कि मान लो कोई इंसान मीथोट्रेक्सेट ले रहा है एंटी कैंसर, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसे हेडेक हुआ और उसने एस्पिरिन ले लिया, तो उससे क्या होता है, देखो जो मीथोट्रेक्सेट प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड है ना, ये एस्पिरिन क्या करेगा, मीथोट्रेक्सेट को हटा देगा और अपना उसकी जगह के बाइंड हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मीथोट्रेक्सेट का लेवल ब्लड में बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होती है, मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी होती है। तो ये भी इंटरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इंटरेक्टिंग ड्रग जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए इन ड्रग्स को कभी भी साथ में आपने कंज्यूम नहीं करना है। अब कौन कौन से, ये वाला पहला वाला केस तो ऐसा था, नेचुरल था, बिलिरुबिन सबकी बॉडी में होता है, बट बच्चों के साथ आपको खास ध्यान रखना है, आपको सल्फोनामाइड नहीं लेना है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये क्या करता है, बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये क्या था हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन साइट पे इंटरेक्शन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको कि जो इंटरेक्शन है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी होता है और दूसरा किसके साथ होता है आपका, एट टिश्यू बाइंडिंग साइट, ठीक है। हमें पता है कि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ कुछ हमारे टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके, आप बोल सकते हो ऐसे ऑर्गन जिनमें परफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो मेडिसिन ड्रग के साथ ब्लड के साथ चली जाती है और वहीं पे इकट्ठा हो जाती है। तो ये वही है टिश्यू बाइंडिंग साइट, टिश्यू जो बाइंड करके रख रहा है। अब यहाँ पे इंटरेक्शन हमें दिखाना है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ क्विनिडीन विद डिजॉक्सिन। अब ये इंटरेक्शन कैसा है देखते हैं। देखो क्विनिडीन क्या है, एंटी अरिथमिक है, अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ होता है, एंड डिजॉक्सिन यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर। अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज होगा, डिजॉक्सिन को हम यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, देखो डिजॉक्सिन जो है आपका, स्पेशली डिजॉक्सिन अपने टिश्यू से जाके बाइंडेड फॉर्म में है, ठीक है। सपोज अब यही हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा टिश्यू है, ऑब्वियसली बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा, ये टिश्यू है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिजॉक्सिन आया, ये डिजॉक्सिन है, ठीक है, ब्लू जो हमने ब्लैक कलर से दिखाया वो डिजॉक्सिन हो गया, और जो क्विनिडीन है हम दिखाते हैं इसे ग्रीन से दिखाते हैं, ओके। तो क्या हुआ, देखो ये टिश्यू है, इसमें डिजॉक्सिन आके बैठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डिपॉजिट हुआ है, टिश्यू के साथ बाइंड हुआ है, ये कौन है, डिजॉक्सिन। अब होगा क्या, मान लो कोई इंसान जिसको कार्डियक सीएचएफ का पेशेंट है, वो डिजॉक्सिन ले रहा है और उसी टाइम पे आपने, जब वो ये मेडिसिन ले रहा था, साथ में आपने उसे क्या दे दी, क्विनिडीन दे दी, ठीक है, अरिथमिया के लिए, हार्ट रेट को कम करने के लिए। तो होता क्या है, क्विनिडीन क्या करता है, फटाफट से जाएगा इन टिश्यू में जो डिजॉक्सिन बैठा हुआ है इसे यहाँ से हटाएगा और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, जब क्विनिडीन आया इसने क्या किया, इनको यहाँ से हटा दिया, सारे यहाँ से हटेंगे ये, तो सारे के सारे कहाँ आ गया, डिजॉक्सिन का मॉलिक्यूल ब्लड में आ गया, क्योंकि टिश्यू से तो इसे हटा दिया गया है बाय क्विनिडीन, और अपना इसने क्या किया, यहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक। तो ये जो हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, इस दोनों के इंटरेक्शन की वजह से डिजॉक्सिन का प्लाज्मा में लेवल बढ़ गया और इसकी वजह से क्या हुआ, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, पढ़ा है ना डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी।
टॉक्सिसिटी उसी का कंपोनेंट है। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन है जिसकी वजह से आपकी डिजिटेलिस और डिसऑक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इंटरेक्शन केवल दो लेवल पे हो सकता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन लेवल पे और एक हो सकता है टिश्यू लेवल पे। तो दोनों के एग्जांपल हमने देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से रिलेटेड इंटरेक्शन देखेंगे। थैंक यू।